Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 17th of unit number 3rd, that is welding process. लास्ट लेक्चर में हमने गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग के बारे में देख चुके हैं हम, और आज के लेक्चर में हम देखने वाले रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है. सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन फर्स्ट. ओके, सो रेजिस्टेंस वेल्डिंग. The resistance welding is produced by means of electrical resistance across the two component to be joined. यदि हम इसके डेफिनेशन पे देखिए वेल्डिंग के, तो हमने देखा था कि मेल्टिंग बाय प्रेशर और विदाउट प्रेशर. ओके, तो यहाँ पे क्या हम फंडा यूज़ कर रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फंडा यूज़ कर रहे हैं. जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका जो मेटल है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. उसके वजह से हम ये कंपोनेंट में दो जॉइंट प्रोड्यूस करने वाले हैं. तो ये रेजिस्टेंस का क्या फंडा रहा इसमें. The resistance welding is produced by means of electrical resistance. So the heat generated in this process is given by the formula capital H equal to I square RT. ठीक है, ये इसे करेक्ट कीजिए, ये I square है. ओके, तो where H is the heat generated in joules, I is the current in amperes, R is the resistance in ohm and T is the time of current flow in the second. तो हमें हीट जितनी जनरेट करनी पड़ेंगी उतनी हिसाब से हमें करंट सेट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें रेजिस्टेंस सेट करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से हमें टाइम भी सेट करना पड़ेगा. तो जब तीनों पैरामीटर आप करेक्टली सेट करते हो तो आपका जो हीट जनरेटेड होता है वो आपको हेल्प करता है कि टू कंपोनेंट को ज्वाइन करने में बाय मेल्टिंग प्रोसेस. ओके, सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस वेल्डिंग आर वन स्पॉट, प्रोजेक्शन एंड सीम. ओके, तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कुछ सब टाइप्स है, स्पॉट्स, प्रोजेक्शन एंड सीम्स. अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री टाइप्स देर आर मेनी मोर सब टाइप्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बट दिस आर द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज के लेक्चर में हम स्पॉट वेल्डिंग क्या है वो देखते हैं. अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग क्या होती है वो देखेंगे. तो स्पॉट वेल्डिंग के बारे में देखते हैं. The weld produced by the resistance welding are normally without the addition of any gap between the electrode and the sheet. तो ये जो वेल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, नॉर्मली विदाउट द एडिशन ऑफ एयर गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द शीट. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था आर्क वेल्डिंग में, तो इसमें क्या किया था हमने इलेक्ट्रोड में और आपके वर्क पीस में एक गैप मेंटेन किया था, है ना, जिसे मैंने कैपिटल एल से आपको डिनोट करके बताया था. तो यहाँ पे हमें वो नहीं करना है. यहाँ पे उसके ये स्पॉट वेल्डिंग उसके बिल्कुल अपोजिट होती है. तो यहाँ पे हम कोई भी एयर गैप इलेक्ट्रोड और शीट के बीच में मेंटेन नहीं करते हैं. इस फिगर को देखिए, ये अप साइड और ये डाउन साइड, ये दो हो गए आपके इलेक्ट्रोड, इसके बीच में मैंने ये दो शीट्स ज्वाइन किए हैं जिसे हमें वेल्ड करना है. ओके, तो ये नीचे का एक इलेक्ट्रोड हुआ, एक ऊपर का इलेक्ट्रोड हुआ. इस दोनों को हमने एक फोर्स अप्लाई किया है. देखिए, मैंने फिर से आपको डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ वेल्डिंग के, विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. तो हमने इसके पहले के जो टाइप्स देखे वेल्डिंग के, आर्क वेल्डिंग हो या गैस वेल्डिंग हो, उसमें हमने किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं किया था. लेकिन इस स्पॉट वेल्डिंग में हमने क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई किया है बिटवीन दिस टू शीट मेटल. तो आपको फिर उस डेफिनेशन के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कि विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, यानी कि इस टाइप में हमने क्या किया है, फोर्स का अप्लाई किया है बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड. तो जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोड को ज्वाइन करते हैं, अटैच करते हैं इस दो मेटल शीट के साथ, इस अपर शीट और ये लोअर शीट के साथ, तो आपको एक यहाँ पे एक नगेट दिखेगा. नगेट यानी कि वेल्ड प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस. सो इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है. स्पेसिफिकली ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है. स्टेप डाउन का मतलब होता है ये वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ना कि बढ़ाता है. स्टेप अप का मतलब होता है कि वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन का मतलब होता है वोल्टेज को कम करना. तो ये आपका वोल्टेज कम करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. देखिए, शीट का मतलब क्या होता है, लेस देन 6 mm. तो जब हम किसी वर्क पीस को लेस देन 6 mm का जो है उस पर अगर वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली हमें करंट बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर करंट हमने ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो उसमें क्या होगा, वो जो आपका वर्क पीस है वो डायरेक्टली जल जाएगा, उसमें वेल्ड प्रोड्यूस ही नहीं होगा बिल्कुल. तो हमें क्या करना है, इसे मेंटेन रखना है, इस करंट को हमने काफ़ी मेंटेन रखना है, काफ़ी डाउन रखना है. तो अब यहाँ पे से आप सप्लाई जो कर रहे हैं वो तो काफ़ी हाई टेंशन से हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है जो कि आपके वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है. तो ये स्पेसिफिकली इसे क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर.
So step down transformer are used in resistance welding in the secondary welding of which there is a single turn. Okay, तो यहाँ पे क्या होते हैं, सिंगल टर्न होते हैं. When a high current is passed through the conductors, maximum resistance will be there at the interference between the two sheets due to the presence of air gap. Okay, तो ये एयर गैप काफ़ी छोटा होता है या कि ना के बराबर होता है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मटेरियल इन द बोथ शीट विल बी लिक्विफाइड एंड द स्पॉट विल बी फॉर्मेड. तो ये जो अपने को यहाँ पे डार्क स्पॉट दिख रहा है इसे कहते हैं नगेट. ओके, तो ये फॉर्म होता है. तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है. ये रही आपकी स्पॉट वेल्डिंग की प्रोसेस. काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझने को काफ़ी आसान है. ज़रूरत है आपको एक ट्रांसफार्मर की जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो. ज़रूरत है आपको फोर्स की और बीच में कुछ आपका वर्क पीस इंसर्ट करने की. ओके, और एक रोल आता है यहाँ पे कूलिंग वाटर का. मैंने पहले ही कहा था इसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है शीट की, तो उस वजह से इसे सडनली कूल करना काफ़ी ज़रूरी होता है, वरना ये मटेरियल जल सकता है. इसके एप्लीकेशन देखते हैं ऑफ स्पॉट वेल्डिंग के. इट इज़ मेनली यूज फॉर लैप वेल्डिंग ऑफ थिन शीट्स पर्टिकुलरली इन द वेल्डिंग ऑफ ऑटोमोबाइल एंड द रेफ्रिजरेटर बॉडीज एंड अ हाई क्वालिटी वर्क इन ए ऑटोमोबाइल इंजिन्स. तो इसका वेल्ड आपका जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो है थिन शीट्स के लिए यूज़ करने के लिए. ओके, जैसे कि ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट्स हो गए, स्पेसिफिकली कुछ ऑटोमोबाइल के बॉडी पार्ट्स होंगे ना, वहीं पर ये एप्लीकेशन किया जाता है. ओके, उसके बाद कुछ रेफ्रिजरेटर्स भी है, उसकी बॉडीज़ के भी बारे में ये यूज़ किया जाता है. दो नोट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है. पहली नोट है कि किकलेस केबल्स आर यूज टू सप्लाई द करंट फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर. तो जो आपका ऑपरेटर है जो इस प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है उसके लिए एक केबल सप्लाई दिया जाता है जिसे कहते हैं किकलेस केबल्स. ओके, ये केबल्स क्या करती है, जैसे ही ऑपरेटर ने अगर लेग प्रेस किया दो इलेक्ट्रोड को ज्वाइन करने के लिए, जैसे ही लेग प्रेस करेगा तो आपका एप्लीकेशन होगा, दो इलेक्ट्रोड काफ़ी फोर्सफुली एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे जिसके बीच में आपने आपका वर्क पीस इंसर्ट किया है. जैसे ही आप उसे छोड़ दोगे, आपका लेग्स छोड़ दोगे, रिमूव कर लोगे फोर्स, तो क्या होगा उसका फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. मतलब आपका क्या होगा, किकलेस प्रोसेस करते हैं. ओके, किकलेस प्रोसेस. तो ये ऑपरेटर के सेफ्टी के लिए है. जैसे ही ऑपरेटर प्रेस करेगा तो ऑपरेशन होगा, जैसे ही वो उसका हाथ हो या फिर पैर हो वहाँ से जैसे ही रिमूव करता है तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इसे क्या कहते हैं, सॉरी, मैकेनिज्म. ओके, इसे कहते हैं मैकेनिज्म. रॉकर आर्म का मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ करता है इस मशीन में. रॉकर आर्म टाइप मशीन्स आर यूज्ड फॉर स्मॉलर पार्ट एंड द प्रेस टाइप्स आर यूज्ड फॉर द लार्जर वर्क पीस. तो आपके जो छोटे पीस है उसके लिए एक रॉकर आर्म का मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है और जो बड़े पीस है उसके लिए प्रेस टाइप का यूज़ किया जाता है. अब प्रेस मशीन आपको क्या है पता है. रॉकर आर्म क्या होता है अपने इंजन में पड़ा है. ओके, रॉकर आर्म कैसे यूज़ करता है, ये वॉल मैकेनिज्म ऑपरेट करने के लिए यूज़फुल होता है आईसी इंजन का. ओके, सो ये रहा सीम वेल्डिंग के बारे में और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में. अगर इस दोनों टाइप्स के बारे में आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. तो टिल देन वी विल स्टॉप.